Welcome back, my dear friends. Myself Rakesh Ranjan. Today we are going to discuss about remaining electrostatic problems. जो कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की सीरीज पढ़ रहे हैं। इसमें अपन ने लगभग 15 न्यूमेरिकल तो खत्म कर लिए थे। अब अपन बचे हुए न्यूमेरिकल्स को निपटाते हैं। पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, धीरे धीरे पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए, बाद में उनका सॉल्यूशन देखिए, तब देखिए कॉन्फिडेंस जो होगा वो काफ़ी बूस्ट अप होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, ये पार्ट नंबर 1 जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 15 तक खत्म कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है कि कौन सा संबंध सही है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक पोटेंशियल का मेरे को रिलेशन दे रखा है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन पढ़ा होगा। देखिए, ई जो होता है, जो तुमने पढ़ा होगा वो लिखा जाता है dv डिवाइडेड बाई dr। माइनस का साइन जो है यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा इस पे फोकस करना। आखिरकार इस वाले जो रिलेशन है, इस वाले रिलेशन को लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए, E इज टू माइनस डी वी बाई डी आर। देखो, एक फॉर्मूला अपन के पास ये भी होता है E इज टू बी डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि मैंने तुमको प्रीवियस ईयर लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसको लिखा जाता है वोल्ट बटा मीटर। तो उस वाले यूनिट्स को यहीं से उठाया गया था, बी वाई डिवाइडेड बाई आर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक और रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ में, E इक्वल टू माइनस डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी आर। तो आखिरकार इस रिलेशन को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा इसको देखिए। देखो, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जितने भी तुमको न्यूमेरिकल आएंगे ना, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं अपने एक्स वाई जेड, उनके रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इन कोऑर्डिनेट्स के साथ में वेरी करने लगता है। इट्स मीन वो बदलने लगता है। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये बदलता हुआ है, क्वेश्चन में अपन को बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और अपन से पोटेंशियल फाइंड करवाया है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करवाया है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, देन वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। तब अपन को इस वाले रिलेशन का यूज करना है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर का। देखो, इसको अगर मैं थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ से मुझे dv की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी माइनस ई डॉट डी आर। देखिए, अगर मुझे नेट पोटेंशियल निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, देन आई हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम, सपोज दैट कोई भी पॉइंट है r1 टू r2, देन वी विल गेट नेट पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा मुझे r1 से r2 के बीच का। तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना होगा r1 से और r2 के बीच में। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस r के साथ में, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स के साथ में वेरी कर रहा है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तब इसको अपन को अप्लाई करना है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो माइनस का साइन है ना, हेयर नेगेटिव साइन डजंट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं दर्शा रहा है। कहीं इससे कंफ्यूज हो कि माइनस ई, तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव ई डायरेक्ट, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन जो है ना, इट इज शोइंग दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है। तो ये माइनस साइन जो शो कर रहा है ना, ये दर्शा रहा है कि डायरेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। देखिए, ये जो नेगेटिव साइन जो है ना, इस वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा है माइनस डी वी बाई डी आर से यहाँ पर, तो ये जो नेगेटिव साइन जो है ना, ये शो कर रहा है कि दिस पोटेंशियल डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू आर इन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा।
मतलब पोटेंशियल जो होगा विद्युत क्षेत्र, इसको विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन जो है इट इज शोइंग दैट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, मतलब विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है। अब देखो सपोज दैट मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रहा, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा तुमको कि लाइनें जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं और सेम मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है। तो ये जो फील्ड है ना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज मेरे पास में एक पॉइंट है यहाँ पर ए और यहाँ पे पॉइंट है बी। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी, देन पोटेंशियल ऑफ बी जो होगा ना दैट विल बी लेस पोटेंशियल एट ए। देख रहे हो तुम, बी पर जो पोटेंशियल है वो ए से कम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे जैसे मैं डायरेक्शन में चलूंगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे जैसे मैं डायरेक्शन में चलूंगा पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी डिक्रीज। मतलब ये जो रिलेशन है ना यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इस यहाँ पर अप्लाई होता है, लेकिन अरे तुम ये कह रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा अब तुम ये कहोगे कि ये जो रिलेशन है वो तब यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। ये जो रिलेशन है ना ये हर बार यूज होगा, मतलब E इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर क्या शो करेगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है ना वो शो करेगा कि इन गोइंग डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। अब देखो एक मजेदार कहानी देखी जाए। अब ये जो फील्ड था मैंने यहाँ पे तो यूनिफॉर्म ड्रॉ किया है। अब देखो कोई भी पॉइंट सोर्स चार्ज है, देखिए सपोज कोई पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लाइन निकलेगी। तो देखो ये जो फील्ड निकल रहा है बाहर इस चार्ज के कारण ये तो यूनिफॉर्म है नहीं, मतलब ये जो फील्ड है देखो डिस्टेंस के साथ में ये जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो दूर दूर जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड जो है वो ई का डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं बनेगा, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी वो नॉन यूनिफॉर्म होंगी, मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक पॉइंट चार्ज के कारण, भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरीके से लाइन निकलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण तो देखा होगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, देखना जरा दो पॉइंट्स मेरे पास में, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी भी पोटेंशियल एट बी लेस विल पोटेंशियल एट ए। देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए और यहाँ पे भी पोटेंशियल एट बी इज लेस देन पोटेंशियल एट ए। देख रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हर बार डिक्रीज करेगा, चाहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। इस वजह से इस पे मैं फोकस कर रहा था, ये नेगेटिव साइन जो है ना ये एक्चुअली में यहाँ पे क्या शो कर रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इट इज शोइंग दैट इन गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इट इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में अपन चलेंगे ना, चाहे वो विद्युत क्षेत्र है चाहे वो यूनिफॉर्म है चाहे नॉन यूनिफॉर्म है, तो फील्ड जो होगा ना वो हमें पोटेंशियल जो होगा वो हमेशा डिक्रीज करेगा, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें जो नेगेटिव साइन है इस पर थोड़ा फोकस करना, और इस अगर मैं इससे देखता हूँ तो मेरे पास में ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से कहानी है कि फील्ड में पोटेंशियल जो है वो किस तरीके से डिक्रीज करता है, किस तरीके से वैरी करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि डेवाई यूनिट है, मतलब एक डेवाई यूनिट किसकी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फ्लक्स, डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, मतलब डेवाई के बारे में बताया है कि डेवाई जो है वो किसकी यूनिट है। देखिए तुमने डाइपोल पढ़ा है, डाइपोल में एक अरेंजमेंट होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू का, चार्जेज जो होते हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैं चार्ज लेता हूँ माइनस क्यू और दूसरा मैं चार्ज लेता हूँ प्लस क्यू,
इनको किसी भी सेपरेशन पर रख दिया ए पर, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होता है, मतलब डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो लिखा जाता है माइनस से प्लस की ओर। सो डायरेक्शन जो डाइपोल का लिखा जाएगा वो ये लिख देंगे अपन। नाउ वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द यूनिट ऑफ दिस डाइपोल। तो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको लिखते हैं Q इंटू ए से। ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। किसी भी एक चार्ज को उठा लेते हैं और उनके बीच का सेपरेशन उठा लेते हैं, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस उठा लेते हैं। तो अगर यहाँ से मैं डाइपोल की यूनिट बनाना चाहूँ तो चार्ज है मेरे पास में, चार्ज को लिखूंगा मैं कूलम से, और एक क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लिखूंगा मैं मीटर से। तो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की यूनिट बनेगी मेरे पास में कूलम इंटू मीटर। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही यूनिट शो कर रही है, वो डिवाई है, जो कि डाइपोल की ही एक यूनिट होती है, सब यूनिट होती है। अब थोड़ा इस डिवाई के बारे में समझते हैं कि वन डिवाई जो इक्वल होता है, वन डिवाई इक्वल होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। तो पहली बात तो समझ आती है कि डाइपोल जो है इट इज द यूनिट ऑफ, डिवाई जो है इट इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है एक। देखिए अब थोड़ा इस डिवाई के बारे में जानते हैं। ये जो रिलेशन है ये कैसे फाइंड हुआ। देखो अगर मैं इस चार्ज को, एक चार्ज में और इसके बीच में एक रिलेशन बताया था चार्ज की यूनिट्स में, मतलब एसआई और सीजीएस यूनिट में एक रिलेशन पढ़ा था जस्ट लगभग इससे प्रीवियस वीडियो में अपन ने, कि 1 कूलम जो इक्वल होता है ना, 1 कूलम इक्वल होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन बोला था मैंने, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। तो 1 कूलम जो इक्वल होता है दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के। तो अब इसी रिलेशन को यूज करते हुए यहाँ पे थोड़ी बहुत कहानी लाते हैं कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन डिवाई। अपन को इस वन डिवाई की वैल्यू है वो इस तरीके से ये फाइंड करनी है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। देखिए डिवाई को बनाने के लिए चार्ज जो है ना, इसको अपन को लेना पड़ेगा 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो लेना पड़ेगा 1 एंगस्ट्रॉम। अगर ये सिचुएशन माइंड होती है देन डाइपोल मोमेंट जो होगा वो वैल्यू निकल के आएगी अपन की डिवाई में। और इसको अगर मैं डाइपोल मोमेंट को लिखता हूँ, चार्ज की वैल्यू 10 टू द पावर -10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर -10 इंटू मीटर। देखिए अब डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकल के आ रहा है मेरे पास में 10 टू द पावर -20 फ्रैंकलिन इंटू मीटर। लेकिन अपन को यहाँ पे चार्ज जो है उसको एसआई सिस्टम में रखना है। ये फ्रैंकलिन जो है दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। फ्रैंकलिन जो है वो चार्ज की सीजीएस यूनिट है, लेकिन अपन को यहाँ पर चार्ज को भी रखना है एसआई सिस्टम में। तो देखिए अगर मुझे यहाँ पर फ्रैंकलिन की जगह पर चार्ज कुछ एसआई में रखना है, एसआई यूनिट में रखना है, देन वी हैव टू यूज कूलम। कूलम यूनिट यूज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। तो कूलम अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, देखिए 1 कूलम इक्वल्स टू है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU के। तो यहाँ से 1 ESU या फिर 1 फ्रैंकलिन, तो यहाँ से 1 फ्रैंकलिन मुझे मिलेगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम। ये यूनिटी मेथड से देखना थोड़ा, 1 कूलम अगर इतने के इक्वल है फ्रैंकलिन के, देन 1 फ्रैंकलिन जो इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम के। अब 10 टू द पावर -20 फ्रैंकलिन, तो 1 फ्रैंकलिन इतने के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ P जो होगा मेरे पास में दैट विल बी 10 टू द पावर -20 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9। और अब देखो इसको ले आया हूँ मैं कूलम में, तो कूलम इंटू मीटर। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो P की जो वैल्यू मिलेगी मुझे दैट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। देख रहे हो ये वैल्यू जस्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट आया है मेरे पास निकल करके वो कहीं ना कहीं 1 डिवाई के इक्वल है। तो 1 डिवाई जो है दैट इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर। तो ये 1 डिवाई जो है वो इस तरीके से निकल कर आया है कि चार्ज की वैल्यू अपन अगर 10 पावर -10 फ्रैंकलिन लेते हैं और इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर अपन 1 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, देन वी विल गेट दिस डाइपोल मोमेंट। दिस डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू मिलेगी मुझे 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम इंटू मीटर।
सो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो यूनिट है वो डाइपोल मोमेंट की है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो समझ आया? देखिए देख लीजिए कहानी को, थोड़ा इधर उधर हो रहा है, साफ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, लेकिन ट्राई टू एडजस्ट। तो नाउ मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो इसका वेग, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो इसका वेग, इसके वेलोसिटी के बारे में क्या कहानी होगी। देखो इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ। देखिए भाई क्या कहानी पढ़ी थी अपन ने, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन में था, मतलब जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है या फिर रेस्ट में होता है या कैसी भी कहानी होती है, तो उस पर एक कूलम, उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें किसी भी मैं चार्ज पार्टिकल को रखता हूँ, सपोज दैट क्यू को रखा, तो क्यू पर एक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगेगा क्यू। अगर यही चार्ज मेरा नेगेटिव का होता देन इस वाले पर फोर्स जो लगता जस्ट अपोजिट लगता क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यू। इस वाले क्वेश्चन में अपन पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात कही है और इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताया जा रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में इंटर करता है, मतलब यहाँ पे अब देखो इनको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब केवल अपन कहानी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव का, ये है माइनस का ई, और नेगेटिव चार्ज मतलब किसमें इंटर कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन में है। देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, इसके जस्ट अपोजिट। तो देखो ये तो आगे जाना चाह रहा है, बी वेलोसिटी से अगर सपोज दैट ये जा रहा है आगे की ओर, ये इधर जा रहा है, लेकिन इसका इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कर रहा है एक्ट, वो इधर एक्ट कर रहा है। ये अपना इलेक्ट्रॉन भैया जी है, ये जाना तो आगे चाह रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इसको पीछे खींचने का ट्राई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज नहीं करेगी। तो इसमें एक्सेलरेशन की बजाय रिटार्डेशन नहीं आएगा, मतलब ये इसका जो त्वरण होगा इस वो डिक्रीज करेगा, तो इसमें रिटार्डेशन आएगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डिक्रीज, इसकी वेलोसिटी होगी वो घटेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये तो एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो इसका वेग इसमें घटता हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ है, तथा जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ क्या है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्रवेश का तो एंट्री का तो यही है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है तो इसका जो पाथ होगा ना वो जाना यूं चाहेगा, लेकिन स्पीड जो होगी इसकी कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगी, तो कहीं ना कहीं यार एक सिंपल लाइन बनेगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अगर मूव करेगा। अगला जो है ब्लैंक वो इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तो अब यहाँ पे इसने परपेंडिकुलर एंट्री मारी है, तो इसको देखिए थोड़ा, ये थोड़ा मिटाता हूँ मैं इसको ना, भद्दा भद्दा लग रहा है यार ये। देखिए परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा है, मतलब सपोज कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एंट्री मार रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना चलने लगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है मेरा, तो परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा है, तो देखिए जरा इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नहीं भैया जी इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा इस बार फोर्स, क्योंकि फिर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरीके से, वो जाएगा इधर। लेकिन क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि इसकी जो इसका जो पाथ होगा, शायद पाथ के बारे में पूछा है, तो इसका पथ कैसा होगा। देखिए कहीं ना कहीं यार पैराबोला सा नहीं बन रहा, पैराबोला पथ बन रहा है ना, तो क्यू ई फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगता हुआ जाएगा देखो, क्योंकि ये इस तरीके से एंट्री मारेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगता हुआ इसको कहीं ना कहीं यूं लेकर के जाएगा, देन पाथ जो बनेगा ना दैट विल बी लाइक पैराबोला। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से, जब भी परपेंडिकुलर एंट्री मारेगा तो फोर्स इस तरीके से ड्रॉ करते हुए ले जाना,
देन पाथ, कोई भी पाथ हो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे पॉजिटिव पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड में एंड नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द फील्ड। देख ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये अपन का सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अरे एक और क्वेश्चन है इसमें, यदि आवेश और विद्युतीय क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के होता है। अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए एक्सेलरेशन की अगर हम बात करता हूँ, सपोज कोई चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू m। तो यहाँ से a जो हो जाएगा दैट विल बी F डिवाइडेड बाय m। तो a जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 डिवाइडेड बाय m के। एक्सेलरेशन जो है वो मास के एंटी प्रोपोर्शनल है, तो द्रव्यमान के त्वरण जो होगा मास के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसमें ब्लैंक स्पेस फिल कर लेना। अब अपन का सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट होता है, उसमें है अपन के न्यूमेरिकल्स। ये भी लगभग एक तरीके से कंसेप्चुअल थे, इनमें भी थोड़ा जूझने की जरूरत है। अगर ये कंसेप्चुअल अगर तुम बना लेते हो ना तो एग्जाम में मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ, जैसे छोटे छोटे पॉइंट कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। ये नहीं कि यूनिफॉर्म हो तभी पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फील्ड जो हो वो यूनिफॉर्म होगा तभी डिक्रीज करेगा। अरे भैया वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वो बताया था ना एग्जांपल, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके लाइन बताई थी अभी। तो फील्ड जो है चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हर बार डिक्रीज करेगा। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते चलना। अब अपन अपने नए सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन नंबर 2 है अपना, जिसमें न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी चालक से 10⁶ इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, देन चालक पर आवेश क्या होगा। देखो वो क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ चार्ज, रिकॉल करिए पुरानी यादें। Q इक्वल टू क्या होता था, एन जो था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू एनी बॉडी, मतलब एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने कितने कैसे कैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो एन की वैल्यू मेरे पास में 10⁶ दे रखी है, और ई जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और तुमको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था से। देखिए थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि उस पर ऋणावेश है। पहले तो यार देखो, इस ऋणावेश और धनावेश की कहानी मैंने शायद तुमको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, देन इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, देन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पॉजिटिव कब आएगा किसी भी बॉडी पर, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और नेगेटिव कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, मतलब ग्रहण करेगी, मतलब लेगी। तो इसमें 100% कह सकता हूँ मैं, 1 कूलम का ऋणावेश आया है तो क्वेश्चन पे यहीं रुक जाना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले की संख्या में बढ़ेंगे ही। अरे यार इसने भी कमाल का खेल खेला है, 3 ऑप्शन अधिक वाले दिए हैं, मतलब अधिक अधिक अधिक, एक ही ऑप्शन दिया भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो कहीं ना कहीं कम वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ए सी और डी पर फोकस करते हैं। तो 1 कूलम का ऋणावेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या पूछी है यार, वही एन की वैल्यू निकलवा रहा है अपन से। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई ई। इस क्यू को 1 कूलम पुट करिए और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट करिए, देन यू विल गेट द श्योरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तुमको। और अगर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कब आया होगा, जब 100% इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं ना कहीं से लिए होंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने लिए होंगे, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी इजीली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी चालक पर 9.6 इंटू 10⁻26 कूलम का आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन चालक से हटाए गए हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग सेम से ही है यार, इसमें कहीं ना कहीं फिर एन की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। तो इसमें एन इक्वल टू हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻−16। तो इससे मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे जो कि उससे रिमूव करे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा।
देखते हैं इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो ये तो सारे के सारे जनरल क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या करें, डबल करा है, दुगनी कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। देखो जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेज के बीच में फोर्स की मैं बात करता था, तो अगर उनको r डिस्टेंस पर रखा है तो फोर्स जो लगेगा इनके बीच में, दैट विल बी रिटन एज K(Q1 Q2) डिवाइडेड बाई r²। ये वैक्यूम की कहानी चल रही है, यहाँ पर r को चेंज भी नहीं किया है ना q को चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ, F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई r²। तो r को ही चेंज किया है, उसी को देखिए, q और मीडियम वगैरह तो कांस्टेंट है। तो आइए कहानी देखते हैं। शुरुआत में सपोज दैट मान लेता हूँ कि r1 डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इनिशियल का जो फोर्स होगा F1 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई r1²। आगे क्या किया है कि इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज दैट पहले तो ये डिस्टेंस थी r1, अब क्या कर दिया, इस डिस्टेंस को बढ़ा करके मतलब दोगुना कर दिया, मतलब सपोज दैट r2 कर दिया, और r2 की वैल्यू क्या हो गई, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ r1। पहली वाले की जस्ट दुगनी है। तो अब कुछ नहीं, F2 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो F2 विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई r2 का होल स्क्वायर। तो F2 की मुझे वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई r2 जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r1, तो 2r1 का हो जाएगा मेरे पास में स्क्वायर, देन इट विल कम 4r1²। अगर मैं यहाँ से F1 डिवाइडेड बाई F2 निकालता हूँ, F1 डिवाइडेड बाई F2, देन वी विल गॉट r1² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4r1²। तो मेरे पास में यहाँ पे F1 डिवाइडेड बाई F2 की जो वैल्यू निकल के आएगी, r1² से r1² कैंसिल हो जाएगा, तो F2 जो होगा वो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा F1 डिवाइडेड बाई 4। तो देख रहे हो, F1 जो था वो इनिशियल फोर्स था, F2 जो है वो फाइनल फोर्स है, तो कहीं ना कहीं 1 डिवाइडेड बाई 4 के फैक्टर में F2 इज इक्वल टू 1/4 F1। 1/4 के फैक्टर में फोर्स जो है वो डिक्रीज कर गया है, 1/4 के फैक्टर में फोर्स जो है वो डिक्रीज कर गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1/4 टाइम्स। मतलब ये तो यार इंक्रीज थोड़ा ही है, इसमें पूछा इंक्रीज डिक्रीज के बारे में नहीं कहा इसने अपन को, तो उनके बीच लगने वाला जो बल हो जाता है तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ये देखिए पहले वाले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है अपन का कि क्यू कूलाम के एक आवेश को इस तरीके से, इस प्रकार से दो भागों में बांटा जाता है कि दोनों भाग के बीच लगने वाला बल महत्तम हो। अरे यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। इनके बीच में मुझे मैक्सिमम फोर्स की कहानी पूछी है। देखो आइए इस पे थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन भाई, बहुत बहुत अच्छा है क्वेश्चन। मेरे को एक चार्ज दिया हुआ है और मुझे कहा है कि इस चार्ज को मुझे इस तरीके से स्प्लिट करना है, ध्यान देना, इस तरीके से बांटना है कि ये जो नए चार्ज बने जिनको मैं बांटता हूं उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो भी फोर्स लगे वो क्या हो, मैक्सिमम हो। देखो इसको सपोज दैट मैंने डिवाइड किया एक चार्ज Q में, और देखो अगर Q से Q को मैंने बांटा तो अगला चार्ज बच जाएगा Q माइनस Q, क्योंकि फिर से अगर इनको मैं ऐड करता हूँ Q प्लस Q माइनस Q, देन फाइनली Q चार्ज मिलेगा मुझे। तो Q को मैंने इस तरीके से बांटा है, देखो Q और Q माइनस Q में, ये चार्ज नंबर 2 है और ये चार्ज नंबर 1 है, तो Q और Q माइनस Q में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देखना जरा, अब मुझसे कहा है कि इस तरीके से बांटो कि फोर्स जो हो इनके बीच में दैट विल बी मैक्सिमम। अब देखो अगर मैं इनके बीच में फोर्स देखता हूं तो फोर्स जो होगा दैट विल रिटर्न एज KQ, और अगला चार्ज है Q माइनस Q डिवाइडेड बाई r²। देखो K और R जो है वो कांस्टेंट है, तो F इक्वल टू हो जाएगा QQ माइनस का Q²। ये मेरे पास में एक इक्वेशन बन के आती है फोर्स की। अब देखो क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, इस वाले कंसेप्ट को पकड़ो कि फोर्स मैक्सिमम। अब देखो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करना हो, देन उस वाले फंक्शन को जिस किसी भी क्वांटिटी के साथ में वो वेरी कर रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर दो। मतलब मैक्सिमम कभी भी फाइंड करना हो तो एक बार डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर दो। तो अगर मैं F को डिफरेंशिएट करता हूँ
मतलब डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू। भाई क्यू जो है यही तो फाइंड करना है अपन को। अगर इस क्यू की वैल्यू मुझे मिल गई तो क्यू तो ये तो कांस्टेंट है, इसी को स्प्लिट कर रहा हूँ, इस क्यू को ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो एफ जो है वो फोर्स जो है वो क्यू के रेस्पेक्ट में ही तो वेरी कर रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं फोर्स को होगा वो इस वाले स्मॉल क्यू के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही क्यू है जिसका अपन को पता ही नहीं है कि वो QI2 है या QI4 है या QI3 है, क्या है, नहीं पता उसके बारे में। तो मुझे फोर्स को इस स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना होगा। जब कभी भी मैक्सिमा निकालना हो देन यू हैव टू मेक इसके एक फंक्शन के एक बार के डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल कर दो। जीरो के इक्वल अगर मैं कर देता हूँ एक बार इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, देन मुझे जो होगी मैक्सिमा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कहीं फोर्स में मिनिमा अगर फाइंड करना हो ना तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, मतलब कहीं ना कहीं दो बार डिफरेंशिएट करके फिर जीरो के इक्वल कर दो। लेकिन क्वेश्चन में अपन को मैक्सिमा के बारे में पूछा है, देन वी हैव टू फोकस ओनली ऑन मैक्सिमा। तो डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू को मुझे जीरो के इक्वल करना है। अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को, तो डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्यू जो होगा वो मुझे मिलेगा दैट विल बी क्यू माइनस का 2q इज इक्वल टू जीरो। मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है इसको विद रेस्पेक्ट टू क्यू। देन क्यू की जो वैल्यू मिलेगी मुझे दैट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई 2। अरे यार, अरे इस वाले क्यू की वैल्यू तो ये मिल गई, और इस दूसरे वाले की वैल्यू क्यू की वैल्यू क्यू माइनस क्यू बाई 2 अगर मैं रखता हूँ तो ये आ जाएगी क्यू बाई 2। ये तो बड़ी गजब कहानी हो गई यार। मतलब चार्ज को आधा कर दो, फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। देख रहे हो, इस क्यू की वैल्यू आ रही है क्यू बाई 2 और यहाँ पे क्यू माइनस क्यू करता हूँ तो ये आ रही है वैल्यू क्यू बाई 2। मतलब चार्ज जो है, इस चार्ज को मुझे कहीं ना कहीं क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा। देन फोर्स जो होगा मेरे पास में निकल के आएगा मैक्सिमम एफ दैट विल बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। एफ इज इक्वल टू क्यू बाई 2 इंटू क्यू बाई 2। बड़ी गजब कहानी निकल गई है यार। चार्ज को क्यू बाई 2 में स्प्लिट कर दो, फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम आएगा। ये तो मैथमेटिकली देख लिया। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो इसको याद रखना कि जब कभी भी चार्ज को अपन आधा बांटेंगे तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। देख लीजिए क्वेश्चन को, चार्ज को स्प्लिट किया मैंने और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को df डिवाइडेड बाई डी क्यू एक बार जीरो के इक्वल किया। देन क्यू की मुझे वो वैल्यू मिल गई जहां पे फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो क्यू की वैल्यू इस क्यू बाई 2 आकर के मिली, तो क्यू को मैंने इस तरीके से स्प्लिट किया क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 में, तो मुझे फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट लेकर रखिए इस क्वेश्चन का, काफी इंटरेस्टिंग है। तो क्यू को ऐसे बांटिए क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 में, तो फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, गॉट इट। थोड़ा हिंदी हो गया क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है। एक तरीका का यूँ समझ लीजिए तुम, अगर इसको याद भी रख लोगे कि मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या है कि चार्ज को आधा आधा बांटो, चार्ज को आधा आधा बांटो तभी फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और मैथमेटिकली अपन ने देख ही लिया। तो देख लीजिए इसको। अब अपन इसको रिमूव करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है अपन को कि 6.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम के एक चार्ज पर आवेश पर 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अरे भैया ये तो वही कहानी है, जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगा है, तो उसी से देखते हैं। आइए एफ इज इक्वल टू क्यू ई से देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई पर ई की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई क्यू। फोर्स दे रखा है और चार्ज दे रखा है मेरे पास में, तो रखिए वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी इजीली। न्यूटन पर कूलम, वोल्ट बटा मीटर, कोई भी यूनिट रख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास में कि किसी 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम के बिंदु आवेश को 3 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा। अरे यार भाई क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है इस वाला। तो फोर्स की वैल्यू निकलवाई है तो एफ इक्वल टू क्यू ई रख दीजिए, फोर्स की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास में इजीली। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 में यदि किसी इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो लगने वाले बल का मान क्या होगा। इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए, इलेक्ट्रॉन को अगर रख देते हैं
तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 7 में चार्ज की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻6 और क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना 1.6 × 10⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देना और फोर्स निकाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है, गति में हो तो त्वरण का मान क्या होगा। देखिए एक्सेलरेशन जो होगा F = ma से निकालेंगे अपन, तो a जो हो जाएगा मेरे पास में हो जाएगा F डिवाइड, ये क्वेश्चन नंबर है 9, F डिवाइडेड बाई m, फोर्स जो होगा दैट विल बी QE डिवाइडेड बाई m, तो एक्सेलरेशन इजीली आ जाएगा मेरे पास में QE डिवाइडेड बाई m। कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है इजीली मीटर/सेकंड² में, तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कोई आवेशित कण 6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के इलेक्ट्रिक फील्ड में 5 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से गति कर रहा है। यदि आवेशित कण का मास इतना हो तो Q का मान क्या होगा। भाई यही फॉर्मूला अप्लाई करो, मुझे क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है और मास दे रखा है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, चार्ज इजीली निकल आएगा। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ma डिवाइडेड बाई E, ये आ जाएगी भाई वैल्यू, चार्ज की वैल्यू निकल आएगी आराम से कूलम में। ठीक है, तो ये तो सारे के सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, इनमें तो शायद आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बस कैलकुलेशन को बूस्ट करना है, कैलकुलेशन की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ और एक्यूरेसी बढ़ाओ, क्योंकि एक्यूरेसी में इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट्स के रूप में ऑप्शंस को बताया है कि 10⁻⁻1 -2, तो पॉइंट्स के मतलब थोड़ा ऑप्शंस को थोड़ा बस बदला है, तो ध्यान केयरफुली कैलकुलेट करना है, इनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पर जंप करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि इसमें बोला है कि दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले, अरे ये भाई डाइलेक्ट्रिक है ε r, इसमें इसको के लिख दिया है, वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। अरे भैया देखिए ये कि पहले तो एयर में रखा है और बाद में के डाइलेक्ट्रिक कोन के बीच में फिल कर दिया। देखिए अगर मैं एयर की कहानी देखता हूँ तो एयर में जो फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में दैट विल बी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अरे भाई इसको तो K को तो अब लिखना ही पड़ेगा, नहीं पार पड़ेगी, 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। सो ये सब कहानी तो कांस्टेंट है भाई, 4π जो है ये भी कांस्टेंट है, तो F को मैं लिख लेता हूँ वैक्यूम वाले को ये ε0 के इक्वल, क्यों, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, फिर भी r डिस्टेंस पर रखा है, बाद में मीडियम रख करके। तो अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ तो मीडियम आ जाएगा, मीडियम में इक्वेशन बनेगा मेरे पास में 4πε0 εr, देखिए εm इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब एक वही रिलेशन देखिए, εr का मैंने तुमको एक रिलेशन बताया था, वो था यहाँ पे εr को इसने k लिखा है, ये वही है डाइलेक्ट्रिक, इसको मैंने बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक और नाम बताया था मैंने तुमको, याद हो तो वो था स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ये विशिष्ट प्रेरण क्षमता, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, याद है। तो इसके 3 नाम भी हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकता है इसको, और इसको स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कह सकता है, और इसको एक और है रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकता है। तो यहाँ पे के को इसको के लिखा है, तो यहाँ से अगर मैं εm की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पर Fm जो मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई εm हो जाएगा, εm जो हो जाएगा दैट विल बी k ε0, तो ये हो जाएगा k ε0। εm की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, 4π कांस्टेंट है और बाकी का सब कांस्टेंट है। तो अपन क्या फाइंड करवा रहा है, ये अपन से रेशो फाइंड करवा रहा है। देखिए तो F0
डिवाइडेड बाई एफ एम अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में एफ नॉट है एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ एम मेरे पास में आ गया के डिवाइडेड बाई 1। तो के रेशो 1 मेरे पास में आ गया भाई एफ नॉट का और एफ एम का रेशो। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली था, बस थोड़ा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस पर फोकस करिए, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या के छोटे सुचालक गोलों पर, अरे भाई इसकी लाइन को एक एक को ध्यान से पढ़िए। छोटे सुचालक गोलों पर समान त्रिज्या के क्रमशः +10 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर उनके बीच में फोर्स लग रहा है F1। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद उन्हें उतनी ही दूरी पर रखने पर F2 बल लगाते हैं तो F1 रेशो F2 निकलवाया है भाई। पहले तो देखिए, एक तुमने पढ़ा होगा कि चार्ज का डिवाइडेशन स्फीयर्स के ऊपर होता कैसे है। देखो इसमें आइडेंटिकल चार्ज आइडेंटिकल दिए हुए हैं, मतलब समान रेडियस के दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आइडेंटिकल हैं। तो देखो जब कभी चार्ज का ट्रांसफरेशन पढ़ते हैं ना, तो मैं ये तुम ध्यान रखना, इसको तुम नोट कीजिए, हर बार काम आएगा, हर बार काम आएगा, पहले बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। सपोज मेरे पास में एक ये स्फीयर है और मेरे पास दूसरा ये स्फीयर है, इस पर चार्ज जो है वो Q1 है और इस पर चार्ज जो है वो Q2 है, और इस पर जो इसकी जो रेडियस है वो R1 है और इसकी रेडियस जो है वो R2 है। देखिए जब कभी भी इनको कांटेक्ट में लाओगे ना, कांटेक्ट में लाने के मैं इनको वायर से जोड़ देता हूँ। सपोज दैट ये मैंने एक बना दिया, इसका स्विच बना दिया। जब स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो देखिए ये कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये जो सिस्टम होगा पूरा का पूरा एक कनेक्ट हो जाएगा। सपोज एक वायर से ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए जब कभी भी दो स्फीयर्स को कनेक्ट करेंगे ना आपस में, तो कहीं ना कहीं ऐसी क्या चीज होगी, वो आपस में ट्रांसफर करेंगे। चार्ज ही तो होगा भाई, अरे चार्ज ही तो होगा, और क्या होगा, चार्ज का कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा। वी हैव टू नाउ फोकस हियर कि वो ट्रांसफर जो होगा चार्ज का कैसे कैसे होगा। देखो चार्ज जो होता है उसका जो ट्रांसफर होता है वो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर मैं मान लेता हूं इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 देन चार्ज का जो फ्लो होगा वो पहले वाले स्फीयर से दूसरे वाले स्फीयर की तरफ होगा। चार्ज का ट्रांसफर इस तरीके से होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल समान ना हो जाए। मतलब पोटेंशियल चार्ज जो होगा उसका ट्रांसफरेशन तब तक होगा जब तक V1 = V2 ना हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी छोटा बड़ा हुआ तो 100% चार्ज फ्लो होता ही रहेगा, चार्ज का ट्रांसफरेशन होता ही रहेगा। चार्ज का ट्रांसफर होना कब बंद होगा, जब पोटेंशियल दोनों के सेम हो जाएंगे। तो देखना जब कभी भी दो स्फीयर्स को कनेक्ट कर देंगे आपस में, तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V1 = V2 तक इन दोनों के पोटेंशियल जो जब तक सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का इनमें ट्रांसफरेशन होता रहेगा। अब देखिए तो इस वाले पर कुछ नया चार्ज आएगा Q1 सपोज दैट, और इस पर आएगा Q2 क्योंकि पहले इस पर चार्ज Q1 था। अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, वी डोंट नो हाउ मच चार्ज रिमेन्ड ऑन दिस स्फीयर। अपन को नहीं पता कि इस वाले स्फीयर पर कितना चार्ज बचा हुआ है, तो अपन Q1 मान लेते हैं। जो ये पूरा एक डेरिवेशन है, जब इसको अपन सॉल्व करके लाते हैं तो मुझे Q1 और Q2 की वैल्यू निकल करके आती है। Q1 जो आता है मेरे पास में, दैट इज रिटन एज कैपिटल Q और R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आएगा। और ये कैपिटल Q जो है ये है दोनों स्फीयर्स पर चार्ज। मतलब इनिशियली कहानी है ये, मतलब शुरुआत में व्हेन वी डिड नॉट कनेक्ट द स्फीयर, जब अपन ने इन स्फीयर्स को कनेक्ट नहीं किया था तब की कहानी है। तो चार्जेज है Q1 प्लस Q2, ये है भैया शुरुआत की कहानी। तो Q जो लिखा है वो नेट चार्ज है उन स्फीयर्स पर। मतलब शुरुआत में कितना चार्ज था, कैपिटल Q, मतलब दोनों चार्जेस का सम लिया है मैंने। मतलब शुरुआत में जो चार्ज था देख लो, इसको लिया है मैंने, और R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 रखा है। इसी तरीके से मेरे पास में Q2 का इक्वेशन
फॉर्मूला बन करके आएगा Q2 डैश का, दैट विल बी Q कैपिटल R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इन दोनों को याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आइडेंटिकल हो चाहे नॉन आइडेंटिकल हो। अब देखते हैं तुम्हारी जो क्वेश्चन में कहानी दी हुई है वो दी हुई है आइडेंटिकल की। इसमें कहा है कि रेडियस जो है वो सेम है दोनों की। पहले दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए। Q1 डैश मतलब आफ्टर ट्रांसफरेशन ऑफ चार्ज द चार्ज रिमेन्ड ऑन दिस स्फीयर 1 एंड चार्ज रिमेन्ड ऑन दिस स्फीयर 2। तो Q1 डैश की वैल्यू मेरे पास आई है Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और Q2 डैश की वैल्यू आई है कैपिटल Q R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। Q जो है वो चार्ज है, जो ये कैपिटल Q जो है ना, ये वो चार्ज है जो दोनों स्फीयर्स का मिला करके चार्ज बहन वी डिड नॉट कनेक्ट दिस वायर्स, कनेक्ट बाय दिस वायर, इस वायर से अपन ने कनेक्ट नहीं किया था, उससे पहले का चार्ज है ये कैपिटल Q। तो अब कहानी को देखते हैं, ये इन दोनों का सम है शुरुआत के चार्ज का, और अपन को चार्ज Q1 डैश जो है वो आफ्टर ट्रांसफरेशन फाइंड करना है। ये मारामारी सारी चल किस बात की रही है उसको देखना थोड़ा, ये नहीं कि क्वेश्चन इतना सा है पूछा कुछ है, इसको थोड़ा रोको और इसको देखो पहले। अब आइडेंटिकल की बात कर रहा है, मतलब R1 और R2 जो है वो सेम है। तो इसको अगर मैं उठाता हूँ इस वाले फॉर्मूले को सपोज, तो Q1 डैश की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, दैट विल बी Q1 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 में अगर देखता हूँ तो अपन को क्या कहा है कि R1 जो है दैट इज इक्वल टू R2, मतलब दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, मतलब R1 जो है वो R2 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे Q1 डैश निकालना चाहता हूँ ना तो मेरे पास में ये आएगा Q2, क्योंकि R1 प्लस R2 R2 की जगह पर R1 रखता हूँ, देन ये आ जाएगा 2R1, ये आ जाएगा मेरे पास में कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई 2R1, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q। तो ये पूरी कहानी है ना, ये इसकी मारामारी थी कि चार्ज का मुझे बस डिवाइडेशन फाइंड करना था, चार्ज का बस मुझे डिवाइडेशन फाइंड करना था कि भाई जब दो स्पेयर्स को कनेक्ट करेंगे ना तो उन पर फाइनली कितना चार्ज आएगा। अब अगर कहानी आइडेंटिकल की आती है, अगर कहानी आइडेंटिकल की आती है तो चार्ज जो होगा दोनों स्पेयर्स पर, नेट चार्ज का आधा आधा दोनों पर डिवाइड हो जाएगा। क्या आ रहा है, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू निकल के आई है मेरे पास में, देखो Q2 डैश की भी वैल्यू मेरे पास में Q/2 ही निकल कर आएगी। तो देख रहे हो ये कहानी, जब कभी भी स्पेयर्स को कनेक्ट करेंगे मतलब कांटेक्ट में लेकर के आएंगे उनको, तो चार्ज जो होगा वो आधा आधा डिवाइड होगा, केवल किस केस में, इन केस ऑफ आइडेंटिकल स्पेयर्स। अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, इट्स मीन उनकी रेडियस मतलब सब तरीके से वो सेम है, रेडियस वगैरह सेम है उनकी, तो चार्ज जो होगा वो नेट चार्ज का आधा आधा दोनों स्पेयर्स पर डिवाइड हो जाएगा। चाहे नेट चार्ज पहले वाले पर ज़्यादा हो, मतलब सपोज पहले वाले पर चार्ज है Q/2 और दूसरे वाले पर है Q/4, तो टोटल जो चार्ज होगा आफ्टर कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में जो चार्ज होगा ना वो Q/2 प्लस Q/4 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब नेट चार्ज का आधा आधा डिवाइड हो जाएगा अगर आइडेंटिकल है। तो मेरा पर्पज इस सब को कराने का यही था कि क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा इसको जानिए कि कैसे कैसे चार्ज का डिवाइडेशन होगा। तो आई थिंक अगर ये कहानी तुमको समझ आती है तो क्वेश्चन को तुम उड़ा दोगे, अच्छे से उड़ा दोगे। नाउ आई हैव टू रिमूव एवरीथिंग, अब मुझे इसको मिटाना है और क्वेश्चन को मुझे करना है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, इसको देख लीजिए थोड़ा। इन फॉर्मूलेज को हमेशा याद रखना भाई, इनको हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों फार्मूले। आइडेंटिकल के केस में रेडियस को बराबर कर देना, चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। अगर रेडियस डिफरेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे तो सेम दे दिया कि समान त्रिज्या के, अगर ये नॉन आइडेंटिकल होते हैं ना, जैसे पहले की रेड पहला कुछ और है दूसरा उससे बड़ा है, पहला छोटा है दूसरा बड़ा है, तब क्या करते भाई। इसलिए मैंने इसको बताया है कि इसमें तो दे दिया कि समान त्रिज्या के हैं, तो समान त्रिज्या में तुम करते होंगे कि भाई चार्ज हो जाता है आधा आधा, मतलब टोटल चार्ज का आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्पेयर नॉन आइडेंटिकल हुए तो क्या करोगे भैया, नॉन आइडेंटिकल के केस में इस फॉर्मूले का यूज करोगे कि पूरा का पूरा डेरिवेशन है उस पर तुम मत जाइए, बस केवल इस पे फोकस करिए कि जो नया जो चार्ज होगा आफ्टर द ट्रांसफरेशन ऑफ चार्ज, ये फॉर्मूले बनकर आएंगे दोनों के। कब, जब ये नॉन आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल बनाना है तो रेडियस को इक्वल कीजिए, देन यू विल गेट आंसर। तो
इनको याद रखना, ये इसमें क्वेश्चन अपन के पास बस है आइडेंटिकल स्पेयर्स का। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और अपने क्वेश्चन को करता हूँ। ये मत छोड़ो कि क्वेश्चन में भाई समान त्रिज्या के दिए हुए तो अपन को उसी को देखना है। अरे भाई असमान के हुए तो कहाँ करोगे तुम, फंस जाओगे ना, इसी वजह से बताया तुमको, ध्यान रखना उसको। देखो समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले हैं जिन पर 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम आवेश है। पहले दूर दूर रखे हुए थे, तो देखिए जब दोनों दूर दूर रखे हुए थे तो पहले इन पर फोर्स देखिएगा F1, और मतलब इनके बीच का सेपरेशन और चार्ज, सेपरेशन और मीडियम वगैरह तो सब कुछ कांस्टेंट है, कुछ नहीं बदला है, केवल चार्ज को ही थोड़ा ट्रांसफरेशन में आया है सब कुछ। तो F जो होगा, F क्या होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 की वैल्यू है मेरे पास में यहाँ 10 माइक्रोकूलम और Q2 के है -20, तो F1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू -20, ये हो जाएगा माइक्रो स्क्वायर। ये माइक्रो तो कहीं ना कहीं आगे जाके यार कट ही जाना है, तो F1 जो होगा वो मेरे पास में यह आ गया 10 इंटू -20, तो माइक्रो को भी भूल जाओ, ये आ गया मेरे पास में। अब F2 की अगर हम बात करता हूँ, तो F2 की बात करने से पहले क्या कहा है इसने, इन दोनों को संपर्क में ला दिया भाई। अब संपर्क में लाया हूँ और इसमें बोला है समान त्रिज्या के, तो समान त्रिज्या के जब भी गोलों को मैं संपर्क में लाऊंगा तो चार्ज क्या आएगा मेरे पास में दोनों पर, टोटल चार्ज का आधा आधा। अब देखो भाई टोटल चार्ज कितना है, 10 - 20 कितना है, 10 - 20 कितना हो गया, माइनस का 10, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया 10 - 20, और टोटल चार्ज का आएगा आधा आधा दोनों पर, ये Q1 डैश दैट विल बी इक्वल टू Q2 डैश। मतलब दोनों की कहानी अब आएगी, जो आ जाएगी मेरे पास में Q1 डैश जो आ जाएगा मेरे पास में आ जाएगा -5, और Q2 भी आ जाएगा डैश -5। देखिए ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 तो -5, तो Q1 और Q2 की इक्वल वैल्यू आ गई मेरे पास में -5। तो फोर्स अगर दोनों के बीच में देखना है तो इनकी वैल्यूज रख देता हूं मैं, Q1 और Q2 की, ये आ जाएगी -5 इंटू -5, तो F2 आ जाएगा मेरे पास में 25। अब तो मैं भैया इनको यहीं काट रहा हूँ, देख लो मैं इनको यहीं उड़ा रहा हूँ, F1 और F2 को, इसको मैंने काट दिया 2 टाइम्स और इसको मैंने काट दिया 4 टाइम्स, तो ये आ गया मेरे पास में -8 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 1 नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास में F1 डिवाइडेड बाई F2 की वैल्यू आ जाती है -8 डिवाइडेड बाई 1। देख रहे हो, ये सारी मारामारी उसी पे है, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल को जान लेना। अब अगर तुमको वो नहीं पता होता, इसको तुम याद तो कर लेते कि भाई जब समरूप गोले होते हैं मतलब कुछ आइडेंटिकल होते हैं, मतलब रेडियस समान होती है, तो चार्ज जो होता है वो आधा आधा डिवाइड होता है। लेकिन ये तो अब छोटा सा ही सॉल्व हो गया, लेकिन अगर नॉन आइडेंटिकल भी हो तो भी तुम चुटकी मार कर सकते हो उसको, ठीक है। अब मैंने जो बताया है पहले, अब उसको यहाँ अप्लाई करके देखना, क्वेश्चन चुटकियों मुड़ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर शायद 2 हो जाएगा, क्योंकि -8 और 1 वाला आंसर, ठीक है, ये देख लीजिए, और ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 पर अपन जंप करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, मैंने इसको सीधा कर दिया है, ध्यान रखना, मैंने सीधे चार्ज की वैल्यू रख रख के और सीधा मैंने इसको कर दिया है। भाई अपन को यार देखो, अपन को यार कोई 12th बोर्ड के एग्जाम तो लिखने नहीं है जिसमें अपन को उनको बड़ा बड़ा करके दिखाना है कि भाई मैंने इसको ऐसे किया, मैंने इसको ऐसे किया, नहीं। अपन को भाई कंपटीशन पास करना है, तो कंपटीशन में तो वही निकलेगा जो थोड़ा स्पीड से करेगा और एक्यूरेसी भी अच्छी रखेगा। वी हैव टू मेक द स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड जिसकी अच्छी होगी वो बहुत ऊंचा जंप मारेगा एग्जाम में, बहुत ऊंचा जंप मारेगा। तो स्पीड पे थोड़ा फोकस करना है, और स्पीड तभी आएगी जब अपन के पास में कुछ ना कुछ थोड़े फंडामेंटल्स होंगे कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसी चीज़ें अप्लाई करनी है। तो ये नहीं अब लिखने बैठ गए F = KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर और 2 इक्वेशन बनाएंगे, तब पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड करने पर, भाई कहाँ इतना टाइम यार, कहाँ इतना टाइम, किसी के पास नहीं इतना टाइम। ऐसे करने बैठोगे ना तो तुम्हारा पेपर भी रह जाएगा, देन यू विल नॉट गेट सेलेक्ट इन एनी एग्जाम। तो स्पीड जो होगी उसको फोकस करना है, और स्पीड जो होगी, देखो भाई हार्ड वर्क तो सब कोई करता है, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता कि भाई मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, नहीं, आवर्स में डिपेंड नहीं करती कि पढ़ाई कितने घंटे पढ़ा, वो होता है कि कितने इतने घंटे पढ़ करके तुमने आउटपुट क्या निकाला,
मतलब वो होगा स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू क्रैक एनी एग्जाम। तो स्मार्ट स्टडी वेरी नेसेसरी है, तो फोकस करिएगा इन पर। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े लिखने लग जाते हैं, नहीं नहीं जाना भाई। बोर्ड के एग्जाम थोड़े लिखने, अपन को कंपटीशन पास करना है और उसको दिखाना थोड़ा ही हमने ऐसे किया, नहीं। उसको तो अपन को आंसर देना, ये आंसर है तो सही, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। बड़ा बड़ा करने से तो अच्छा है थोड़ा शॉर्ट, मतलब वैसे करिए। इसमें दिया अपन को दो सजातीय बराबर आवेश आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, क्यू का मान है। भाई ये क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन में तो कहानी सबकी फंस जाती है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता ज़्यादा कह क्या रहा है क्वेश्चन। निकाय संतुलन में, देखो इसको ध्यान से देखना थोड़ा। देखो पहले तो तुम संतुलन की कहानी को सोचो। देखो संतुलन दो चार दिए हुए मेरे पास में, एक तो क्यू है और दूसरा भी क्यू है, और एक स्मॉल क्यू को इनके बीच में रख दिया है। अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है तो क्यू जो होगा वो इस वाले से r/2 होगा, इस वाले से r/2 होगा। ये तो कहने की भी बात नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है अगर बीच में रखा है तो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जब 12th क्लास में पढ़ते थे तब से ही परेशान करता आ रहा है कि यार व्हाट इज द मीनिंग बाय होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ही समझ में नहीं आता था कि यार निकाय संतुलन में इसका मतलब क्या है। तो आज जानिए इसको। देखो पहले तो हम इक्विलिब्रियम का मतलब जानिए, संतुलन का मतलब क्या है। देखो किसी भी बॉडी का अगर संतुलन पूछ रहा है ना अपन से, मतलब इक्विलिब्रियम अगर पूछ रहा है ना अपन से, तो वो पूछ रहा है इस पर एफ नेट जो है वो 0 है। ध्यान रखिए, मतलब कि वो बॉडी जो है जहाँ रखी हुई है ना वो वहीं रखी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उस पर लगने वाले सारे फोर्स जो हो वो 0 हो। मतलब वो बॉडी अगर x = 0 पर रखी हुई है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि x = 0 पर ही होनी चाहिए, ये कहती है कहानी। तो निकाय संतुलन का मतलब समझ आ रहा है तुमको। संतुलन का मतलब ही यही है कि उस बॉडी पर लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो 0 हैं, मतलब कोई उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो संतुलन की कहानी आ रही समझ में। अब देखो अगर इनमें से किसी एक चार्ज की पूछता मुझे संतुलन की, सपोज दैट इस वाले चार्ज के संतुलन की पूछ रहा है, बाद में मुझे इस वाले की पूछा, किसी की भी पूछता है, तो बैलेंस करने की क्या कंडीशन बोली थी मैंने कि जब कभी भी संतुलन की बात करता है ना, पहले इक्विलिब्रियम हो जानी है। इसको पकड़ गए ना तो क्वेश्चन को भैया पकड़ जाओगे इक्विलिब्रियम, इसको संतुलन बोलते हैं, संतुलन संतुलन संतुलन। तो संतुलन की कहानी क्या है, संतुलन की कहानी है कि उस वाली पार्टिकल पर, बॉडी पर फोर्स जो है वो 0 है। अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात करता ना, सपोज दैट इस वाले, अब सीरियस हो जाओ यार, अब सीरियस हो जाओ तुम। देखो अब सीरियस हो जाओगे ना। अब सपोज दैट इस पहले वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, तो जिस किसी के भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, जिस किसी के भी संतुलन की पूछ रहा है कि भाई मतलब इस क्यू की वो वैल्यू बताओ कि ये जो क्यू हो वो, मतलब इन इस वाले क्यू की वो वैल्यू बताओ कि ये वाला क्यू जो हो वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब ये वाला क्यू हो वो इक्विलिब्रियम में हो। मतलब कोई भी चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है ना अपन से, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है तो उस पर एफ नेट 0 कर दो। क्या कंसेप्ट पकड़ा अपन ने, कहीं पे भी इक्विलिब्रियम निकालना हो तो उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेज को 0 के बराबर कर दो। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि एफ नेट एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0। मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है भैया, संतुलन का मतलब क्या है कि उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेज क्या हैं, 0 हैं। तो किसी भी बॉडी का अगर इक्विलिब्रियम फाइंड करना हो तो उस पर लगने वाले फोर्सेज को 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। देखो अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, देखो क्यू की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इसने रखा है इसको बीच में रखा है, तो ये इस वाले से r/2 डिस्टेंस पर है, इस वाले से भी r/2 डिस्टेंस पर है। तो इस क्यू के कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इस वाले क्यू के कारण फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड भी भाई सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इस पर जो फोर्स लगाएगा दैट विल बी F = K QQ डिवाइडेड बाई R² डिवाइडेड बाई 4। ये इनके बीच का सेपरेशन है और इनके बीच का ये फोर्स आ गया दोनों के बीच का। तो इसके इक्विलिब्रियम की अगर बात करता है तो भाई ये तो अभी भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि बीच में अगर रख दिया तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा
और ये वाला जो होगा वो इधर फोर्स लगाएगा। भाई एफ नेट क्या आ जाएगा इस वाले पर, एफ नेट जो है वो 0 आ रहा है, इस वाले पर एफ नेट जो है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इसके इक्विलिब्रियम की बात करता तो भैया ये तो सही जगह पे रखा है और मैग्नीट्यूड भी सही है इसका, तो ये एफ नेट जो होगा इस वाले पर तो 0 होगा, लेकिन कहानी फंस जाती है इस होल इक्विलिब्रियम में। मतलब संपूर्ण निकाय जो है ना, मतलब पूरा जो सिस्टम है उसके इक्विलिब्रियम की अगर बात करता है तो अब देखो भाई यहाँ पे तुमको नजर क्या क्या आ रहा है, ये सिस्टम आखिरकार है किस किस का, क्यू का, क्यू का और क्यू का, इन तीनों ने तो मिलकर के सिस्टम को बनाया है। तो इस वाले की तो कहानी अपन ने कर दी खत्म भाई, इसको तो इसने बीच में रख के बहुत अच्छा काम कर दिया, ये तो भैया इक्विलिब्रियम में आ गया, आ गया इक्विलिब्रियम में। अब कहानी इन दोनों की है, इन दोनों की कहानी है, इन दोनों में से किसी एक को उठा लो और उस पर फोर्स को 0 कर दो। भाई इस वाले को उठाता हूँ चाहे इसको उठाता हूँ, बात बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको उठा लेता हूँ पहले वाले को और इस पर लगने वाले फोर्सेस को 0 कर देता हूँ। अब बताना तुम, एक चार्ज ये था आइडेंटिकल क्यू और दूसरा ही इसका आइडेंटिकल है क्यू, अगर इस पर फोर्स अगर 0 है, मतलब ये वाला बीच वाला की स्मॉल क्यू जो है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम में अब कितने चार्ज बच गए, बचे 2 हैं, लेकिन एक्चुअली में बचा एक ही है, एक्चुअली में बचा ही एक ही है। तो उस वाले चार्ज पर और अगर मुझे फोर्स 0 मिल जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कहानी देखो, इक्विलिब्रियम कह रहा है होल सिस्टम की, मतलब पूरे के पूरे सिस्टम पर फोर्स जो हो वो 0 होना चाहिए भैया, फोर्स ऑन होल सिस्टम। पूरे के पूरे सिस्टम पर फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। सिस्टम में कितने चार्ज हैं अपन के में, 3, एक्चुअली में चार्ज कितने हैं, 2 ही तो हैं भाई, क्यू और क्यू, क्यू जो है वो जस्ट दूसरे का ही तो आइडेंटिकल है, तो इस वाले पर फोर्स देखो 0 और इस वाले पर फोर्स देखो 0, दोनों पर फोर्स को कर दो 0, क्यू वाले पर तो फोर्स ऑलरेडी 0 आ रहा है क्योंकि इसने तो कहानी मजेदार दे दी, इसको बीच में रख दिया, लेकिन इस वाले को अपन देखते हैं तो इस पर फोर्स निकालते हैं और उस वाले फोर्स को 0 के इक्वल कर देते हैं, देन यू विल गेट होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो आइए अब मैं कहानी को थोड़ा मिटा करके और एक्चुअल में क्वेश्चन पर आता हूं। मिट जा भाई मिट जा। ये चार्ज था मेरे पास और दूसरा ये चार्ज था और बीच में रख दिया था क्यू को, ये जो सेपरेशन हो जाएगा r/2 यहाँ तक का, और ये जो सेपरेशन हो जाएगा दैट विल बी r/2। अरे अरे बहुत अच्छे हैं भाई बोले, बहुत अच्छे बोले। तो इस वाले पर तो फोर्स अपन ने 0 कर ही दिया था, नाउ लेफ्ट ओनली दिस चार्ज, तो इस पर फोर्स को 0 कर दीजिए। इस पर एक तो ये वाला चार्ज फोर्स लगाएगा और एक ये वाला फोर्स लगाएगा, तो इस वाले पर फोर्स अगर मैं देखता हूँ ना, तो एक तो इस वाले के कारण आएगा फोर्स, क्यू वाले के कारण, उसकी डायरेक्शन ये आ गई, और एक तो फोर्स आएगा इस वाले के कारण, उसकी भी डायरेक्शन यही आ रही है, दोनों आ रहे हैं फोर्स मेरे पास में, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में। क्या करना है इक्विलिब्रियम के लिए, दोनों को जोड़ो और जोड़ करके इक्वल कर दो 0 के। जोड़ता हूँ देखो, इस वाले के कारण फोर्स कितना आएगा भाई, इस वाले के कारण फोर्स देख रहे हैं, इस वाले के कारण इस वाले पर, इसको मैं पहला चार्ज बोल रहा हूँ, इसको दूसरा बोल रहा हूँ, इसको तीसरा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले के कारण दूसरे पर देख रहा हूँ फोर्स में, तो वो आ जाएगा मेरे पास में के की स्क्वायर, वो तो साल आगे करेंगे जब कट ही जाएंगे यार। तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास में क्यू डिवाइडेड बाई r² डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि r/2 है और r/2 का स्क्वायर करूंगा तो r²/4 आएगा, और ये है दूसरा फोर्स जो है वो है इस वाले के कारण, दैट विल बी q² डिवाइडेड बाई r²। कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर करके 0 के इक्वल करना है भाई। ये अगर 0 के इक्वल में करता हूँ तो दैट विल बी 4qq डिवाइडेड बाई r², दैट विल बी इक्वल टू माइनस का q² डिवाइडेड बाई r²। भाई देखो 4qq डिवाइडेड बाई r² प्लस q² डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू 0 करना है। इसको मैं करें उधर भेजता हूँ तो ये आ जाएगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव आ गया, ये सारी कहानी कैंसिल हो गई और एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी -q/4। ये अब -q/4 रख के देख लीजिए,
इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा सिस्टम। सिस्टम में इक्विलिब्रियम की अब कहानी समझ आ गई ना। अब तो कभी भी क्वेश्चन नहीं करोगे ना गलत कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब किसी भी चार्ज की कंडीशन पूछता है कि इस वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस पर एफ नेट 0 करो। इसने तो बीच वाले चार्ज को स्मॉल क्यू को रख दिया बीच में है, तो वो तो पहले इक्विलिब्रियम में है भाई, उसको कहाँ इक्विलिब्रियम करना है। अब बात करिए इसने सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए अपन को एफ नेट ऑन ऑल द चार्जेस प्रेजेंटेड इन दिस सिस्टम 0 करना पड़ेगा। मतलब इस वाले सिस्टम में जो चार्ज हैं पूरे के पूरे, उन पर फोर्स जो है उसको 0 कर दो तो सिस्टम जो होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यार मुझे लगता है अब ये कहानी तुमको आ गई होगी समझ में। देख लीजिए इसको थोड़ा, देख लीजिए इसको थोड़ा। सारे जो एफ नेट जो हैं वो 0 के इक्वल करने हैं मुझे बस। ये जो है इस पर तो 0 ही है। तो आई थिंक तुमको ये कहानी समझ आ गई होगी कि भाई इक्विलिब्रियम की कहानी। ठीक है, तो निकाल, और इसमें ऑप्शन हो जाएगा -q/4 डी आंसर है इसमें। ठीक है, -q/4।